नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग बैक सर। बिल्कुल जी, काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं ऑलवेज़ अ प्लेज़र। और बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। अबू कत्ल का कत्ल हो गया है बता रहे हैं। तो अबू कत्ल जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो आई थिंक सेकंड इन कमांड था हाफिज़ सईद का और बहुत क्लोज था। तो शायद ये एक अच्छी चीज़ है कि भारत के जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बताइए सर कि ये जो अननोन गनमैन का जो फिनोमेना है, ये कैसे शुरू हुआ और पूरा फिनोमेना क्या है ये? देखो, भारत बड़े लंबे समय से एक पॉलिसी पाकिस्तान को लेके जो अपना रहा था, उसको स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी कहते हैं। और उस पॉलिसी के तहत भारत की सरकार ने एक पॉइंट पर आके ये मान लिया था कि देखो, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करेगा, हम हमलों का जवाब नहीं देना चाहते। कुछ लोग भारत में मरते हैं तो उनको मरने दो, वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। और हमें सारा फोकस जो है वो केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पे करना चाहिए और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन अगर हम पाकिस्तान को करेंगे तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स का डाइवर्जन और एक थिंकिंग का और थॉट का डाइवर्जन होगा। और एक न्यूक्लियर का भी थ्रेट होता था पहले। नहीं, देखो, न्यूक्लियर का थ्रेट तो आज भी है, हमेशा रहेगा, बट आपको बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए थे, जो उस समय हमने सोचा ही नहीं कि होते भी हैं। तो यूपीए सरकार के दौरान ये जो थिंकिंग थी कि जिसमें हमने पाकिस्तान को अपना दामाद बना रखा था और ये सोच रखा था कि देखो, पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा वेल विशर है और वो जितने मर्जी लोग मारता रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कहना नहीं चाहते। इसी रीज़न से ये हुआ कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की थिंकिंग भी थी, वो भी इस प्रकार से डेवलप हुई कि हमें पाकिस्तान को लेके कुछ नहीं करना है। तो जब भी हम पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट अटैक होते हुए देखते थे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता था कि नहीं, लेट अस नॉट रिटेलिएट, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है। हम्म। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है, पाकिस्तान ने बहुत मज़े से इसको 2014 तक चलाया और उसको हमेशा ये लगता था कि देखो, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसकी आड़ के अंदर जो है मैं इनको टारगेट करूँगा जब मेरा मन करेगा। तो वो अपने कन्वीनियंस पे, अपने स्वीट टाइम पे, स्वीट विल पे हमें अटैक करता था और हम अटैक झेलते थे। दैट वाज़ द थिंग दैट वाज़ हैपनिंग बेसिकली। पर 2014 में जब सरकार बदली, तो सरकार बदलने के बाद एक थिंकिंग डेवलप ये होने लगी कि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी करनी है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ पाकिस्तान की इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए? तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिस्कशन ये हुआ कि अगर हमें पाकिस्तान को टैकल करके कोई रिस्पॉन्स देना है, तो इट हैज़ टू बी बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोवोक नहीं करोगे। न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोवोक ना करे बिना उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे जो है, आप उसको हिट करो। जैसे पाकिस्तान करता है, मतलब न्यूक्स तो हमारे पास भी हैं, बिल्कुल। बट तो वो टेररिस्ट अटैक्स करवाता रहता है। बस और उसको रिटेलिएट भी नहीं कर पाते हम, क्योंकि रिटेलिएट भी ये नहीं सोच करना। के कि उसके पास न्यूक्लियर है, अरे न्यूक्लियर हमारे है। पास भी तो न्यूक्लियर है। एग्जैक्टली तो हमने बेसिकली फिर 2014 के बाद ये थिंकिंग डेवलप करी कि दूसरी कंट्रीज इसको कैसे टैकल करती हैं। और इसमें 2014 के बाद एक जिस कंट्री के साथ हमने अपनी प्रॉक्सिमिटी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेवल पर भी डेवलप करी, वो इसराइल थी। इसराइल को पुरानी सरकारें हमेशा अछूत मानती थीं, क्योंकि उसको ये लगता था कि इसराइल से हमें ज़्यादा वो करना नहीं है एंगेजमेंट, क्योंकि नहीं भाई तो अरब कंट्रीज नाराज हो जाएंगे। अरब कंट्री से भी ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक वोट बैंक को इनको ज़्यादा चिंता होती थी। इनको अरब कंट्री से भी कोई लेना देना नहीं था। अरब कंट्रीज हम्म, 1978 से इसराइल से बातें कर नहीं रही आप हैं। सही कह रहे हो, सही कह ठीक रहे है, इनको सिर्फ अपने डोमेस्टिक वोट बैंक से लेना देना था और उनको पाल के जिनको रखा हुआ है, वो पालतुओं को इनको बेसिकली नर्चर करना था। हो। तो उसको बेसिकली टैकल करने के लिए इन्होंने इसराइल को हमेशा गलत माना था। इसराइल से जब हमने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इम्प्रोवाइज किया, तो उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि इसराइल ने अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करी। और एक ऐसा देश है, आप सोच के देखो, मतलब इसराइल हमारे साथ 1962 की लड़ाई से खड़ा हुआ है और उस देश को आप हमेशा डिमीन करते आए। तो पहली बार खैर हमने इसराइल को एक ड्यू रिकग्निशन दिया, इसराइल को एक रिस्पेक्ट दी जो वो डिजर्व भी करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और इसराइल से एक एक्सपर्टीज ये सीखी कि आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को टैकल करते हो। क्योंकि उनका तो सारी जगह ऐसे ही होते उनका थे। तो मतलब पूरा एग्जिस्टेंस ही वैसा है, उनके हम्म। आसपास जितने भी देश थे वो सिर्फ एग्जिस्ट ही करते हैं, सिर्फ इसराइल को मारने के लिए। तो इसराइल ने एक बहुत अच्छी टेक्निक जिसको उन्होंने नर्चर किया था, जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मास्टर किया है, दैट इज कॉल्ड टारगेटेड असैसिनेशंस। तो टारगेटेड असैसिनेशंस का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसराइल ने इंडिया के साथ भी शेयर किया, इंडिया ने उसको इंडियनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में भी अपनाया। क्योंकि देखिए, इसराइल के एडवर्सरीज अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, हमारे एडवर्सरी हमारी सिचुएशन अलग है। तो हमने जब उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनाया, तो ये अननोन गनमैन का जो फिनोमिना है, ये इनफैक्ट 2015-16 से चल रहा है।
अच्छा। लेकिन जिस- इसकी विजिबिलिटी 2020-21 से होनी शुरू हुई और अब खैर ये बहुत एक रिपीटेडली विजिबल फिनोमिना देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थॉट था वो सिंपल था कि आप एक ऐसे एडवर्शियल स्टेट में जैसे पाकिस्तान है, उस स्टेट में जाकर आप ये इंश्योर करो कि जो वहाँ पे मर्सेनरीज हैं, उनको हायर करके, उनको बेसिक मोटिवेशन जो है उसका फुलफिल करके, उसी के थ्रू ऑपरेशन कराओ। हम्म, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरे देश में जाकर एक एसेट नर्चरिंग का काम करते हो तो दैट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ट्रू। वो टाइम इन्वेस्ट करने का आपको आज की डेट में लॉजिक नहीं है। और दूसरा क्योंकि आपने पाकिस्तान को हमेशा अपना एक दमाद अप्रोच के तहत देखा था, तो आज की डेट में एसेट कल्टीवेट करना मीन्स कि 20 साल बाद रिजल्ट देगा। और पता नहीं 5 साल बाद सरकार बदल जाए तो फिर वो एसेट खत्म हो जाएंगे। एसेट तो वो खत्म ही हो जैसे जाएंगे। कि हमने देखा 78-9 में हुआ, फिर 96-7-98 में हुआ। यही तो 2 बार हो चुका है। ये पूरा जो हमने कैपेसिटी बिल्ड की थी, जिसमें कई सालों लग जाते, दशकों लग जाते थे, उसको एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो खत्म कर देता देखिए था। खैर वैसे प्राइम मिनिस्टर दोबारा देश में तो नहीं आएंगे और इस देश में उस प्रकार के लोग अब दोबारा कभी सत्ता में भी नहीं आएंगे, ये बात भी तय है। ये इन लोगों को ख्वाब देखने दो जो देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो एसेट नर्चरिंग का काम है, नो डाउट वो एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आपको कुछ काम करना है तो अडॉप्ट दी मर्सिनरी अप्रोच। तो ये जो इसराइल का टारगेटेड असैसिनेशन का कॉन्सेप्ट था, ये एग्जैक्टली यही था कि उस देश के मर्सिनरी को ही प्रयोग करके उसी के देश में टारगेटेड असैसिनेशन कराओ। अच्छा, वो मतलब अपने एजेंट भेजते थे टारगेटेड असैसिनेशंस के लिए, या दूसरे कंट्रीज के जो वहाँ के लोग हैं, दूसरे कंट्री के क्रिमिनल्स हैं, उनको मर्सिनरीज, भी यूज कर? क्रिमिनल्स और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्हीं का प्रयोग करो। अच्छा। और यही मॉडल आज की डेट में हमारा अननोन गनमैन मॉडल भी यही है। तो आपको इसमें एक लो कॉस्ट ऑप्शन मिलता है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई एसेट नर्चरिंग का काम ही नहीं करना है आपको। हम्म। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज़ है ये मटीरियलाइज कर गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मटीरियलाइज इसलिए करी क्योंकि आपने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया कि पाकिस्तान इज माय एडवर्सरी। हमें यहाँ पर डोमेस्टिक किसी कम्युनिटी को वोट बैंक बनाकर उसको नर्चर नहीं करने की आवश्यकता है पाकिस्तान के लिए, कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान में वो कम्युनिटी और हमारे यहाँ पर वो सेम कम्युनिटी है तो हमारी वो दामाद कम्युनिटी है, वो भाड़ में जाए, हमें उसकी कोई लेना देना नहीं है। हमें फोकस अगर किसी चीज़ पे करना है तो वो ये है कि देर इज एन एडवर्सरी, वी नीड टू टैकल इट, सो लेट्स लुक एट पाकिस्तान एज एन एडवर्सरी स्टेट। हम्म। तो ये जो सोच में बदलाव आया है, दैट हैज बेसिकली बीन द कोर ड्राइवर बिहाइंड दिस थॉट टुडे। तो ये बहुत अच्छा इसका एक जीनियस था कि कम पैसे में, कम एफर्ट में मैक्सिमम डैमेज हम कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। अब इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर पूरा हिस्ट्री देखोगे पिछले 4-5 साल का, क्या आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है? देखो लश्कर ए तैयबा एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो हायरार्किकल होता है उसमें जो टॉप हायरार्की होती है दैट इज नंबर वन ऑलवेज वल्नरेबल। हम्म। और एक हायरार्किकल ग्रुप के ऑपोजिट होता है एक डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपको एक डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूं तो तालिबान एक डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। तालिबान डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि तालिबान के अगर आप लीडरशिप को मारते भी हो या हटाते भी हो तो तालिबान के पास इस प्रकार की डिफ्यूज्ड लीडरशिप है डिफरेंट एरियाज में कि उसके उन एरिया बेस्ड ऑपरेशंस में कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है कि आप हायरार्की को टारगेट करके उसके टॉप लीडरशिप को उड़ा दो। अब उसके बाद ये होता है कि जनरली एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लीडरशिप को हटाने के बाद वो लीडरशिप को रिप्लेस हो जाती है। केस इन पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो एक पैरेलल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा। हम्म। अलकायदा और तालिबान में ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि तालिबान इज अ डिफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अलकायदा इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। अलकायदा एक हायरार्किकल होने का मतलब ये है कि अगर आपने अलकायदा के हेड को ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद आप देखा कि ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अल जवाहिरी। अल जवारी ने एकदम जो है लीडरशिप अपना ली। आपने आयमन अल जवारी को मारा तो उसके बाद फिर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा। बट इट्स स्टिल नॉट एज इफेक्टिव जब वो पहले था। एग्जैक्टली दैट इज द मेन पॉइंट कि जो अलकायदा ने काम ओसामा बिन लादेन के टाइम पे किया था वो आयमन अल जवारी के टाइम पे नहीं कर पाई और आयमन अल जवारी के बाद आगे नहीं कर पाई। तो यहाँ पर दो फैक्टर समझने की आवश्यकता है कि एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को डिकैपेसिटेट करने का मतलब है कि लीडरशिप विल रीग्रुप एंड कम बैक, जो अलकायदा में हुआ। लेकिन नंबर वन वो रीग्रुप तो करी लेकिन उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी घटी।
और जितना आप लीडरशिप को बार बार टारगेट करोगे उतनी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी पहली बात तो घटेगी। अलकायदा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अलकायदा हैज हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लीडरशिप व्हेन द लीडरशिप इज टारगेटेड। नाउ कम टू लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा में हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद ऊपर है, उसके बाद मिडिल लेवल कमांडर्स हैं और उसके नीचे आईएसआई के हैंडलर्स हैं। लश्कर तैयबा में जब आप मिडिल लेवल कमांडर्स को टारगेट करके फिर अब्बू कतल जैसे व्यक्ति जो टॉप लीडरशिप पे आते हैं उनको टारगेट करोगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल को अगर हाफिज सईद भी गिरता है तो हाफिज सईद के बाद लश्कर तैयबा का कोई नया लीडर आ जाएगा। पर जो हाफिज सईद के टाइम पे लश्कर तैयबा की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी थी वो दोबारा उतनी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हाफिज सईद को मारने के बाद उसका एक रिप्लेसमेंट लीडर आएगा। लश्कर तैयबा हैज नॉट हैड द एक्सपीरियंस ऑफ अलकायदा टुडे। अलकायदा ने ओसामा बिन लादेन 2012 से लेकर आज तक बहुत लीडरशिप चेंजेस देखे हैं, लश्कर तैयबा ने एक भी नहीं देखा है। तो ये अजम्पशन लेके चलना कि लश्कर तैयबा में भी एक स्मूथ लीडरशिप ट्रांजिशन अलकायदा की तरह होगा, ये एक अजम्पशन है। कल को हो सकता है कि लश्कर तैयबा में डी ग्रुप इटसेल्फ ऑल टुगेदर। तो ये ऑपरेशंस आज की डेट में सक्सेसफुल इस लेवल पर हैं कि हमने आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनको हटाया। सबसे पहला मतलब जो आप कह रहे हो कि 2015 से 2015 जो से लीडर्स जो टेररिस्ट जो नामी ग्रामी टेररिस्ट हैं उनके बारे में तो हमको अभी सुनने को मिल रहा है 2021, 22, 23 के बाद, राइट? तो मतलब ये आप कह रहे हो 2015 में ही शुरू देखो, हो गया। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे लोअर लेवल पर एक इंटेलिजेंस कैडर होता है जो आईएसआई के कैडर है, जो लश्कर तैयबा को फीड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है। आप सबसे पहले उसको टारगेट करो, दैट इज द बेस ऑपरेशन। जब आप बेस को एलिमिनेट करते हो तो उसके बाद आता है आपका मिडिल लेवल कैडर। 2015 से 2017 तक आईएसआई के हैंडलर, 2017 से 2020 तक मिडिल लेवल कैडर, 2022 से 21-22 से टॉप लेवल कैडर। तो आप एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के तहत पूरी इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करके डिके कर रहे हो। तो ये आईएसआई हैंडलर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? आईएसआई हैंडलर वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जो लश्कर तैयबा है वो आईएसआई का एक वेरिटेबल आर्म है। वेरिटेबल आर्म का मतलब ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड, लश्कर तैयबा आज की डेट में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बहुत हाई यूटिलिटी प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक भारत के खिलाफ टेररिस्ट ऑपरेशन करने के लिए नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आज की डेट में पाकिस्तान में कोई डोमेस्टिक क्राइसिस होता है तो लश्कर के फाइटर पाकिस्तान आर्मी के फाइटर्स के साथ जाकर फाइट करते हैं। बलूचिस्तान में जो अभी इशू हुआ, जहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी गई लड़ने के लिए, ये बात लोगों को नहीं पता है कि वहां पर लश्कर तैयबा के फाइटर्स भी पाकिस्तान आर्मी के साथ आर्मी के बेस में आकर वहां लड़ रहे थे। तो अच्छा। ये जो डोमेस्टिक यूटिलिटी है लश्कर तैयबा की, इस रीजन से आईएसआई, इस रीजन से पाकिस्तान आर्मी और लश्कर तैयबा एक इनसेपरेबल वॉल है। और उनका मतलब एक ये भी तो है ना कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका फ्रंट है, इनके उसको दो भी तो फ्रंट्स बहुत हैं। अच्छे देखो- तरीके से यूज करती है ना पाकिस्तान आर्मी। देखो, लश्कर तैयबा के दो सबसे बड़े फ्रंट्स हैं, जिसमें एक है उसका जमातुद दावा और दूसरा है फाला इंसानियत फाउंडेशन। फाला इंसानियत फाउंडेशन का गठन हुआ था 2005 में। यूएस एड का बहुत बड़ा रोल था फाला इंसानियत फाउंडेशन को क्रिएट करने में, और यूएस एड का पैसा फाला इंसानियत फाउंडेशन को जाता था, क्योंकि एफआईएफ जो ये बनी थी सुनामी के विक्टिम्स को, बेसिकली जो 2004 की सुनामी आई थी उसके बाद उन लोगों को हेल्प करने के लिए। तो वो यूएस एड ने फाला इंसानियत फाउंडेशन सपोर्ट करके एफआईएफ का प्रयोग करके रेडिकलाइजेशन दूसरे कंट्रीज में एड के नाम पर पहुंचाई थी। तो उससे लश्कर तैयबा की भी यूटिलिटी पूरी हुई और उससे इनकी भी यूटिलिटी पूरी हुई। ये मतलब प्रूवन फैक्ट है ये कि proven यूएस एड का जो पैसा है, यूएस एड का वो पैसा हाफिज एफआईएफ में, सैयद के ऑर्गेनाइजेशन में गया है। यूएस एड का पैसा एफआईएफ में गया है, कई लाख डॉलर गए हैं इन द नेम ऑफ सुनामी एड, इन द नेम ऑफ सुनामी एड, इन द नेम ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स। और शायद जब ये पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे उसमें भी पैसा गया। एफआईएफ में पैसा सारा जितना भी आता था वो यूएस एड से आता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमें एक चीज़ ये समझनी है कि इसने 2017 में आईएसआई ने पाकिस्तान की लश्कर तैयबा की एक पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट की है, जिसको मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से एमएमएल से जाना जाता है। मिल्ली मुस्लिम लीग जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप इसको मटीरियलाइज होते हुए देखोगे 2027-28 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेरिमेंटेशन है विच इज आईएसआई बैक्ड लश्कर लेड पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें कैंडिडेट सारे लश्कर बेस्ड होंगे, बैकिंग सारी आईएसआई की होगी। तो ये पाकिस्तान की डीप स्टेट का एक तरीका है नया, आने वाले समय में आप देखोगे कि जिसके तहत पाकिस्तान पूरा स्टेट का सिक्योरिटाइजेशन कर पाए।
तो जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा से थी। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में लोग पॉलिटिकल पार्टियों से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, देखो नवाज शरीफ से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो जरदारी से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो आज की डेट में इमरान खान से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक वहाँ पर एक नया पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट हो जाए, एक दिल्ली टाइप एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो वहाँ पर ये जो मिल्ली मुस्लिम लीग है, ये मिल्ली मुस्लिम लीग वहाँ पर वही काम करेगी इवेंचुअली आकर कि इट विल रिस्टोर द फेथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑन डेमोक्रेसी। बीइंग एन आईएसआई बैक्ड पार्टी, आईएसआई विल यूज मिल्ली मुस्लिम लीग वन डे। एंड रिलीजियस का भी, रिलीजन का भी रिलीजन mix और है। रीजन सारा मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ। देखो आईएसआई बैक्ड पार्टी है तो उसको कोई हटा नहीं सकता हम्म। और उसके खिलाफ कोई बात कर नहीं सकता। तो बेसिकली आईएसआई है वो अब परेशान हो गई है इनको, और आर्मी भी परेशान हो गई है इनको मैनेज करते करते। कभी शरीफ आ रहा है, कभी उसको हटाना हाँ, पड़ रहा क्योंकि है, देखो कभी प्रॉब्लम ये है इमरान कि खान। जितनी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका आईएसआई के लिए भी सैचुरेशन है, आर्मी के लिए भी सैचुरेशन है और लोगों के माइंड में भी सैचुरेशन है। तो वहां पर अब एक नया एक्सपेरिमेंटेशन करने की आवश्यकता है। और जब भी लोगों की किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पर फ्रस्ट्रेशन होती है, आप देखते हो कि सडन लेवल पर कुछ नया एक्सपेरिमेंटेशन दिखता है वहां पर। इंडिया में भी दिखा ये, नेपाल में भी दिखा काठमांडू के केस में, और यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप कह रहे हो कि इसमें 2-3 फेजेस जो थे अननोन गनमैन के, वो था पहला हमने देखा कि जो आईएसआई हैंडलर्स थे इन एलईटी के, जो उनको सपोर्ट करते थे, पहले उन पे टारगेट किया गया, उसके बाद जो लो लेवल लीडरशिप थी, उसके बाद फिर मिड लेवल, एंड देन अभी जो हम देख रहे हैं टॉप लेवल, वो टॉप लेवल लीडरशिप के ऊपर अटैक। तो क्या मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ साल में हमको ये खबर देखने को मिल सकती है कि हाफिज सैयद को एलिमिनेट कर दिया बहुत गया? जल्द, बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को भी आने में कि हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो, ये लोग नहीं रहे। दूसरा जो नाम है, जो लोग सबसे बड़ी डिमांड है कि इंडिया में कि उसके खिलाफ भी होना चाहिए, वो दाऊद इब्राहिम का है। तो इनमें अप्रोचेस क्या है कि मतलब ये तो चलो लश्कर तैयबा ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट की जा रही है, बट दाऊद इब्राहिम का क्या मतलब, उसके भी कोई एक्शन होगा या उस पर कोई थिंकिंग चल रही है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, या उसको एकदम ही गिव अप कर दिया है? लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि दाऊद इब्राहिम इस मोमेंट पर उसकी जो यूटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू आईएसआई फॉर इंडिया, वो आईएसआई के लिए इंडिया के लिए कम है और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दाऊद इब्राहिम इस समय पाकिस्तान में क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जो नरकोटिक्स का मनी है, ड्रग्स का पैसा है, वो अरेंज करके दे रहा है, जिसके तहत आईएसआई भारत के अंदर ऑपरेशन रन कर पा रही है। तो उसकी यूटिलिटी आज की डेट में एक फाइनेंसर की है। तो वो आज की डेट में पहली बात तो वो फाइनेंसिंग कर रहा है आईएसआई के लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आज वो अपने बिजनेस एम्पायर को देखना चाहता है और वो अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ा रहा है, जो कि दुबई से लेकर बैंकॉक से लेकर कंबोडिया, वियतनाम, हर जगह पे स्प्रेड आउट है। तो वो उस एम्पायर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये ज़रूर कहना होगा कि जो दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग कर रहा है आईएसआई की, वो फाइनेंसिंग यूज़ एंटी इंडिया के लिए हो रही है। लेकिन वो फाइनेंसिंग एग्जीक्यूट कैसे हो रही है वो देखना ज़रूरी है। वो आज की डेट में दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू नहीं हो रही है। तो वो आज की डेट में यूज़ हो रही है, वो चाहे लश्कर तैयबा के थ्रू हो, जैश ए मोहम्मद के थ्रू हो, और या फिर आज की डेट में अभी हाल ही में रिसेंटली हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आईएसआई हैज़ गॉट इन टच विद अलकायदा नाउ। तो जो अलकायदा का एक फंक्शनल यूनिट था विच इज़ कॉल्ड दी AQIS, विच इज़ अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको बेसिकली इंडिया में एंट्री देने के लिए आईएसआई अपने नेटवर्क्स का प्रयोग कर रही है। उसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन संभल उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि जहां पर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑपरेटिव्स अभी घूमते हुए पाए गए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये देखना आवश्यक है कि वो आईएसआई का फाइनेंसर फाइनेंस लाकर वो पैसे को चैनलाइज आईएसआई इंडिया में कर कैसे रही है। तो कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है उसका प्रयोग अब कम, आईएसआई का अपना नेटवर्क का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी ये बात भी समझनी है कि देखो, जब से आईएसआई के ऊपर डिनायल बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें उनको इंडिया में टेररिज्म पर से करने की अपॉर्चुनिटी घटा दी गई है, तब से उसने इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस कर दिया है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आईएसआई इज मोर टुडे कंसर्न्ड अबाउट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस देन टेररिज्म ऑपरेशंस इन इंडिया। जैसे इंडिया में केओटिक सिचुएशन को क्रिएट करना, केओस क्रिएट करना इन द सेंस कि भाई जैसे अभी कुंभ मेला हुआ, तो कुंभ मेले के दौरान इंसिडेंट्स को प्रोवोक कर देना, जैसे कि भाई सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया,
फिर वो जैसे ही सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, अभी आपने देखा था एक इशू हुआ था कुंभ मेले के दौरान कि कुछ लोग रात को अपने टेंट में रह रहे थे और वो टेंट में रहकर उन्होंने सिलेंडर को लाइट किया, वो ब्लास्ट कर गया। वो लोकलाइज सिलेंडर्स होते हैं, आपको पता है। अब वो बेसिक सिलेंडर ब्लास्ट था, उसमें कोई एक्सटर्नल एक्टर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आईएसआई टुक द एडवांटेज ऑफ दिस और उसने पूरे मीडिया में एक प्रोपोगंडा रन कर दिया कि ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादी थे जिन्होंने करवाया। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि खालिस्तान को किसी तरीके से कुंभ से जोड़ो, जिससे कि हिंदू सिख यूनिटी खत्म हो और उस चीज का फायदा उठा के इंडिया में केओस पैदा करो। तो ये प्रकार के जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं, इस पे आईएसआई ज्यादा फोकस कर रही है। तो हमें ये चीज समझनी है कि आईएसआई का सस्ता प्रोपेगेंडा, मतलब सस्ता क्योंकि वो प्रोपेगेंडा खुद एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं या करवा नहीं पा रहे हैं, तो जो कुछ हो रहा है अपने आप उसको ही कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल दिखा दो बिल्कुल कि बिल्कुल हम ही करवा रहे हैं, हम ही ऐसा। करवा रहे हैं बस। तो ये चीज पे ज्यादा आज की डेट में आईएसआई का थ्रस्ट है रादर देन किसी और पर्टिकुलर चीज पे। अच्छा, जो ये अननोन गनमैन वाला कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना है, ये हमने देखा कि टारगेटेड है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, हाफिज सईद वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। बट ये सब जो लोग हैं, ये आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान डीप स्टेट का पार्ट है। लाइक दे आर अनदर आर्म ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, राइट। अब एक तो ये ग्रुप हो गए जिनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरे एक जो एक्यूजेशन आ रहा है या जो बात बोली जा रही है, जो नैरेटिव है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के जो अंदर ही जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स है, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको भी फंडिंग कर रहा है, उनको भी हायर कर रहा है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए। अब जैसे इसमें आ गया टीटीपी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो पश्तून एरियाज में है, जो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की, और खास करके तब अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद तो वो और प्रोमिनेंट हो गई है। अब दूसरा है बलूच रेबल्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बार रेड फोर्ट से भी बलूचिस्तान का नाम लिया था, तो तब से कुछ और ही ज़्यादा प्रोमिनेंस में ये चीज़ आ गई है। बट बलूचिस्तान में जो अभी हुआ ट्रेन हाईजैक, आई थिंक पहला है साउथ एशिया में जो ट्रेन हाईजैक हुआ। हमने प्लेन हाईजैक सुना, पाकिस्तान ने बहुत यूज़ किए हमारे खिलाफ भी। तो अब ट्रेन हाईजैक अब वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा एलिमेंट आया है, लाइक अननोन गनमैन। पहला ये कि जो पाकिस्तान के फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट है उनको टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये जो पाकिस्तान के खिलाफ है लेकिन उन्हीं के देश में उनके जो फॉल्ट लाइन्स है उसको प्रोमिनेंट मतलब उसको उजागर कर रहा है। तो ये आप कैसे इस चीज को देखते हैं, दूसरे वाला जो एस्पेक्ट है? देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान ने इलीगली 1947 में ऑक्यूपाई किया था और तब से उसने उस एरिया को फोर्सेबली सप्रेस करने की कोशिश की है। पर बलूचिस्तान में रिबेलियन 1950s से ही चल रहा है और 1950s से ही बलूचिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स बने थे। बट आज तक अगर हम उन सारे ग्रुप्स को, वो चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो, रिपब्लिकन आर्मी हो या कोई भी हो वहाँ पे, अगर हम उनको देखें ध्यान से तो एक चीज़ तो तय है कि बलूचिस्तान में जितने भी ये बलूच रिबेल्स थे, इनका टोटल नंबर 5 या 6,000 से ज़्यादा कभी नहीं हो पाया। 5 या 6,000 मिलिट्री टर्म्स में 1 या 2 ब्रिगेड लेवल की बात होती है, यानी कि देवर इक्विवेलेंट टू 1 और 2 ब्रिगेड्स। बलूचिस्तान का लिबरेशन 1 और 2 ब्रिगेड्स टाइप 5 से 6,000 लोग नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के लिबरेशन के लिए आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए। और उनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो टेरिटरी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जी वो है बलूचिस्तान, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। और 5-6 हजार, एक तो इनके हैं ग्रुप्स बहुत, है ना, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है, और 5-5 हजार सारे फाइटर लेके बैठे हैं, और किसी ना किसी ग्रुप को पाकिस्तान आर्मी सेट कर लेती है। तो ये कभी इकट्ठे नहीं होते, इनके लीडर भी बहुत, मतलब इनमें बहुत डिवीजन है, फ्रेगमेंटेड है। हाँ। तो हुआ क्या कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक चीज़ ये सोची कि देखो, हम कुछ भी कर लें, हम बलूच लिबरेशन फाइटर्स जितने भी हैं, जितने भी ग्रुप्स में वो हैं, उनको कभी साइज में न्यूमेरिकली एनलार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पर हमारे पास पाकिस्तान की आर्मी है जिसका न्यूमेरिकल नंबर है अराउंड 5 लाख और एक जगह पर ये 5 से 6,000, तो एक एसिमेट्रिकल फाइट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, इसको नर्चर कैसे किया जाए आगे। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया और अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ के गई, तो अमेरिका ने तालिबान के साथ एक अग्रीमेंट के तहत, जो कि एक सीक्रेट अग्रीमेंट था, वो ये था कि देखिए, हमारा जितना आर्म्स एमुनिशन है हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने निगरानी में इसको रखिएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी आपके थ्रू यूज़ करवाएंगे।
पिछले 4 साल में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो या पिछले चंद महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, तालिबान के खिलाफ एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से कभी नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। दूसरा ये हुआ कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को लॉन्च पैड बनाकर जो पाकिस्तान के खिलाफ एक टेररिस्ट ग्रुप था विच इज़ कॉल्ड टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक अलकायदा का ऑफशूट बना था 2007 में टीटीपी, उसको बेसिकली अफगानिस्तान की टेरिटरी का एक खुला प्रयोग करने के लिए दिया गया और उसको बोला कि आप अफगानिस्तान से रीग्रुप करो, अफगानिस्तान में जितने एमुनेशन है उनका प्रयोग करो और पाकिस्तान स्टेट को अटैक करो। ऑब्जेक्टिव ये था कि देखिए टीटीपी का प्रिंसिपल एडवर्सरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। टीटीपी 2007 में बनी, 2010 तक 2012 तक टीटीपी जो है सिविलियंस को फोकस करती थी, वो पाकिस्तान में सिविलियंस को मारती थी। 2012-13 में तालिबान ने ये बात टीटीपी को समझाई कि अगर आप सिविलियंस को मारोगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर इतना हेटरेड मिलेगा कि आपका एक भी सिविलियन सपोर्टर नहीं बनेगा। आप अपने एनिमी को क्लियरली आइडेंटिफाई करो। 2014-15 से पाकिस्तान में टीटीपी ने अपने एनिमी को क्लियरली आइडेंटिफाई किया और एक इंसिडेंट हुआ था 2014 में विच वाज दी पेशावर में एक आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ था, उसमें बच्चे मारे गए थे, वो टीटीपी ने मारे थे। उस इंसिडेंट के बाद टीटीपी ने एक कसम खा ली थी कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशनल फोकस जो है 2015 से पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया। 4-5 साल उनको बड़ा रिजेंटमेंट मिला पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए, बट 4-5 सालों में लोगों की तरफ से भी पाकिस्तान में टीटीपी को ये समर्थन मिलने लगा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है। 2020-21 तक एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी कि टीटीपी जब भी अटैक करता था वो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी फोर्स पे करता था। तालिबान के आने के बाद अब एक बिजनेस लाइक अप्रोच टीटीपी ने अपनाई। बिजनेस लाइक अप्रोच में 2 चीज़ें हुई। टीटीपी को ये बात बोला कि आप जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हो, हमारे को विजुअल एविडेंस चाहिए, वीडियो एविडेंस चाहिए, फोटोग्राफिक एविडेंस चाहिए। आप विजुअल फोटोग्राफिक एविडेंस लाओगे, उसके बाद हम आपका एमुनिशन और बढ़ा देंगे, पैसे और बढ़ा देंगे। तो आप एविडेंस लाओ, एविडेंस फीड करो, डॉक्यूमेंट करके दिखाओ आपने क्या टारगेट किया है, उसके बेसिस पे पैसा लो, असला लो। इससे 2 एडवांटेजेस हुए। एक बिजनेस लाइक अप्रोच से टीटीपी और अग्रेसिव हुई। टीटीपी ने जितना भी ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर जो फीड लाके दिया इस एविडेंस का, जब उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, ये सारे फीड को यूज किया गया टू फर्दर अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान आर्मी को और उसके स्टेट को कैसे टारगेट किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, हमारे को पाकिस्तान के अंदर से ग्राउंड लेवल की फीड मिली अबाउट पाकिस्तान सिक्योरिटी सेटअप। टीटीपी को बिजनेस लाइक अप्रोच से फायदा क्या मिला कि उसको बिजनेस लाइक अप्रोच से और अग्रेशन और मोटिवेशन मिला कि भाई मेरा सेल टारगेट अचीव हो गया तो मेरा प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से प्रोफेशनलिज्म आ गया। उससे उनको नए लड़के भर्ती करने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जब वो नए लड़के भर्ती करने जाते थे तो लड़कों के सामने भी एक अचीवमेंट होती थी कि देखो हम ये टारगेट करके आए हैं, अगला ये टारगेट करना चलो। और एक खुन्नस तो है ही ना, जो टीटीपी का रिक्रूटमेंट है वो कम से कम पश्तून एरियाज में हो रहा है जहाँ पे पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान आर्मी बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्शंस। कि वो तो मानते ही होंगे ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान आर्मी का, जो डीप स्टेट है, वो पंजाबी डोमिनेटेड है। तो वो तो ट्रू है फॉर पॉलिटिक्स एज वेल एज आर्मी। एब्सोल्युटली। तो वो एक रिजेंटमेंट है, वो फॉल्ट लाइन है बहुत बड़ी, तो उनको उसमें भी आसानी हो रही है। अब हुआ क्या कि ये आसानी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ हुई वो ये थी कि जब टीटीपी को अफगानिस्तान का बेस बनाने के लिए बोला, अफगानिस्तान से टीटीपी जब भी पाकिस्तान एंटर करता था वो बलूचिस्तान से करता था, बलूचिस्तान से टीटीपी जाके पाकिस्तान में बिजनेस लाइक अप्रोच करता है, बिजनेस लाइक अप्रोच करके बलूचिस्तान आता है, वहां से फिर वो अफगानिस्तान जाता है। इससे तो पूरी टेरिटरी मतलब कंधार से लेके आपका पूरा बलूचिस्तान तक पूरा टेरिटरी कवर कर दिया, और जो आप बलोच रेबल्स थे जो बहुत कम मात्रा में थे उनको एक सप्लांट कर दिया है। नहीं, सप्लांट नहीं किया, उनको बेसिकली एक टेम्पलेट दिखाया। आप इस चीज को समझो कि 2020-21 से आज तक इनको एक टेम्पलेट दिखाया बलूच रेबल्स को कि देखो टीटीपी कितनी प्रोफेशनल बिजनेस लाइक है और उसको सपोर्ट मिलता है। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जितने भी टीटीपी के डाइवर्जेंट ग्रुप्स थे 2025 जनवरी में वो सारे एकजुट होकर बलोच राजी सांगर बनाकर रेडी हो गए। आज की डेट में ये जो बलोच सांगर है ये एक ऐसा सांगर है, यानी कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहली बात तो बलूच के सारे फाइटिंग ग्रुप्स एकजुट हैं।
अब सब एक साथ आ अब गए। सारे अब अम्ब्रेला ग्रुप में एक साथ आ गए। और दूसरा क्या हुआ है कि बिकॉज टीटीपी इस एरिया से बार बार आती जाती रहती थी, अब ये हुआ है कि टीटीपी प्लस बलोच राजी संघर्ष जो है इनके बीच में भी एकता हो गई है। तो अब आप देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि न्यूमेरिकल फोर्स ऑफ द रिबेल आर्मी कैसे बड़ी करें, वो अब हमारे लिए कितनी इजीली बड़ी हो गई कि डिफरेंट दो बलोच forces- ग्रुप्स जो हैं वो भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में आ गए और टीटीपी प्लस बलोच राजी संघर्ष आ गया। और टीटीपी का भी एरिया ऑफ ऑपरेशन जो पहले पश्तून एरियाज में वो अब कम से कम बलूचिस्तान हो अब वो गया। बलूचिस्तान तक तो फैल गया। इससे ये हुआ है कि बलूचिस्तान में अब जो न्यूमेरिकल रिबेल आर्मी का नंबर है वो बढ़ चुका है। अभी तक हमारे सामने दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी का रिजॉल्व है टू फाइट टीटीपी एंड बलूचिस्तान वो हाई था, उसको हमने कैसे लोअर किया? थ्रू द यूसेज ऑफ टीटीपी। कि टीटीपी किस प्रकार से आज की डेट में जैसे उसने हिट एंड रन ऑपरेशंस किए हैं, उससे ये हुआ है कि पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान का सिक्योरिटी सेटअप अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। दे हैव बीन ब्लीडेड विद 1000 कट्स। तो इसकी वजह से अब ये चीज़ हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी का रिजॉल्व भी घटा, उसके रिसोर्सेज भी ड्रेन हुए और यहाँ पर एक जगह पर यूनिटी हुई। तो ये फैक्टर्स आज की डेट में पावर प्ले एक हो रहा है जो बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेन हाईजैक वाला जो सिस्टम था, इसमें आप क्या मतलब एग्जैक्टली जो आपने प्ले आउट होते देखा? एक तो हमारे पास ये था कि जब हम देखते हैं ये बात हो रही है कि भाई बलूचिस्तान क्या एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है, या क्या हम एक फ्यूचर में ये दे सकते हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है जो डिवाइड करती है पश्तून एरियाज को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, तो क्या हम एक फ्यूचर में ये चीज़ देख पाएंगे कि बांग्लादेश की तरह, जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिएट किया, एक तरीके से यही बात हो रही ना हर जगह की, क्या बलूचिस्तान, क्या ये जो पश्तूनिस्तान बन सकता है? पाकिस्तान के क्या जो टुकड़े होने की बात है, क्या पंजाब पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान के पास? तो ये पॉसिबिलिटी होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करने के लिए? आपने कहा कि जैसे नंबर्स हैं वो अब नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा देखो होने लग गया, तो इंडिपेंडेंट क्या क्या स्टेट जरूरी क्रिएट है? करने के लिए जो रिबेल आर्मी का नंबर होता है वो एक फैक्टर होता है। वो रिबेल कितना होना चाहिए, मतलब अगर हम पश्तून और इनके कंबाइंड एरियाज की बात नहीं करें? देखो, ये रिबेल आर्मी का नंबर कभी फिक्स्ड किसी एरिया में नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मुक्ति वाहिनी की बात करें जो कि बांग्लादेश के केस में थी, तो वहां पर जो रिबेल आर्मी का नंबर था वो इतना लार्ज था कि उसको सिर्फ एक लाइटर की जरूरत थी, एक स्पार्क लगाने की, और उसने काम अपने आप कर दिया आगे। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि उसको पॉपुलेशन को इस लेवल पर लेके आना है कि एक हल्का सा सपोर्ट मिले और वो कार्य खुद कर दे, पहली बात। तो दूसरी बात, इंडिया के पास ये एक्सपीरियंस है कि एक टेरिटरी को तोड़ के उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का, तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आज की डेट में ये चीज़ इतनी जल्दी मटीरियलाइज नहीं होगी जितना हम विजुअलाइज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें अभी हमारा जो प्राइम फोकस है वो ये है कि पहली बात पाकिस्तान आर्मी को कैसे ड्रेन किया जाए, और चाइना का जो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट है उसको कैसे ट्रबल किया जाए। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है कि पाकिस्तान आर्मी को ड्रेन कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करना है कि आप बलूचिस्तान में एक काम करो। जैसे ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी वहां जाकर सप्रेशन शुरू करती है, आप सिंधु देश में शुरू हो जाओ कुछ ना कुछ करना। जैसे ही सिंधु देश में पाकिस्तान की आर्मी डिविएट होकर यहाँ आती है, तो आप जो है गिलगिट बल्टिस्तान में कुछ कर दो, तो पाकिस्तान की आर्मी सिंधु देश से होते हुए पूरा जो है गिलगिट बल्टिस्तान चली जाए। वहां चली जाए तो तालिबान को कह के खैबर पख्तूनवा और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में कुछ कर दो। तो पाकिस्तान की आर्मी को पहले तो घुमाओ, उसको इतना घुमाओ कि उसका रिसोर्स हर जगह पर ड्रेन होता रहे, ड्रेन होता रहे, ड्रेन होता रहे। इस दौरान इस दौरान दूसरी चीज जिस पे फोकस करना है वो ये है कि आप चाइना का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में उसको डिसमेंटल करो। जो कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं चाइनीज के, उन पे बहुत वो सिर्फ टीटीपी करती है। तो टीटीपी हैज बीन टुडे वेरी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टू ओनली टारगेट नॉट ओनली द पाकिस्तान सिक्योरिटी सेटअप बट चाइना। बट क्योंकि उनके पास पावर भी है ना। हाँ, तो हमने बेसिकली जब हम टीटीपी की बात करते हैं तो टीटीपी के ऑपरेशन हमने क्या देखे कि टीटीपी हैज बीन टारगेटिंग पाकिस्तान आर्मी। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ जो दूसरा काम शुरू किया वो है चाइना को ब्लीड करना। चाइना को ब्लीड करने का काम उसने कैसा किया? उसने ये किया कि चाइनीज नेशनल्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं पहले उन पर अटैक करो, चाइनीज इंजीनियर्स जो है उनको अबडक्ट करो और रैंसम इकट्ठा करो, जिससे कि आपको जहां इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अबडक्ट कर रहे हो उनको, उस जगह की आपको पूरी फोटोग्राफिक एविडेंस मिल जाता कि हमें पता चल जाए कि भाई वहाँ काम क्या हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि चाइना को इतना फ्रस्ट्रेट करो पाकिस्तान में
कि चाइना एक पॉइंट पर आके पाकिस्तान आर्मी से अपना हाथ हटा दे। जैसे यूएस में का हुआ। हाँ एग्जैक्टली तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इस मोमेंट पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को ब्लीड करना और चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान में वीकन करना। रिमूव नहीं होगा, वीकन होगा। और जब ये वीकन होता है और जब ये इस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ब्लीड होती है, तब एक छोटी सी टेरिटरी में इस प्रकार की मूवमेंट बढ़ा दो। तो ये जब चीज़ें चलती रहेंगी तो आप देखोगे कि पाकिस्तान इतना अपने कामों में व्यस्त हो जाएगा कि उसको किसी प्रकार का भारत में जिहाद करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अब आप समझोगे क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ द रीज़न वाई पाकिस्तान वांट्स टू ब्रिंग अ ग्रुप लाइक अल-कायदा टुडे टू इंडिया, कि भाई हम अपना यहाँ पर जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व तो करें ही करें, लेकिन इंडिया ब्लीड होते रहना चाहिए, तो उसके लिए अल-कायदा को एंट्री दे दो। अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स और हैं। जैसे एक मैं कई जो लीडर्स हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, और एक फजलुर रहमान करके एक मौलाना है, वो नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान स्टेट की जो रिट है वो अब रन नहीं करती है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है बलूचिस्तान में जहाँ पे ये क्लेम किया जा सके कि पाकिस्तान स्टेट की अथॉरिटी वहाँ पे 100% है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम स्टेट क्रिएशन की बात आती है कि मुक्ति वाहिनी जैसा एक चीज क्रिएट की जाए, उसको फंड किया जाए, उसको नर्चर किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए रेबल्स को टू फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश में ये था कि नेबरिंग था, वहाँ से कुछ करते थे यहाँ आ जाते थे, ट्रेन करना आसान था। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान ये पॉसिबल उतना आसान नहीं है। नहीं आसान है बिल्कुल, क्योंकि बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हमारी ही टेरिटरी है। आप अफगानिस्तान को क्या समझ रहे हो? मतलब अफगानिस्तान आज की डेट में इंडिया का मतलब छोटा भाई है वो, हम उसके बड़े भाई हैं। और ये कोई बिग ब्रदर टाइप वाला नेगेटिव रिलेशन नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव रिलेशन है। अफगानिस्तान में इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज टुडे द मोस्ट लव्ड कंट्री। और आप अफगानिस्तान जाओगे तो इंडिया का, अगर आप कहते हो कि मैं इंडिया से आया हूँ, आपसे अफगानी लोग पैसा नहीं लेंगे, आपको फ्री में चीज़ें देंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि देखो अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं रहेगा, वो गलत है। अफगानिस्तान हमारे साथ था, है और रहेगा आगे भी। अफगानी हमारे भाई हैं, लेट्स नॉट निगेट दैट एलिमेंट। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनफैक्ट जो हमारे आसपास की टेरिटरी यहाँ पर इंडिया में थी विद रिस्पेक्ट टू मुक्ति वाहिनी, की भाई एक जगह पर आसाम है और एक जगह पर बंगाल है, विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्टेट्स, तो हमारे पास दूसरी जगह पे अफगानिस्तान है। तो वी हैव अ कंट्री देयर वेयर एज वी हैड ओनली स्टेट्स हियर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए मैंने आपको कहा कि तालिबान टुडे इज इन नो मूड टू टॉक टू पाकिस्तान। तालिबान को सिर्फ एक इंडिकेशन देना है, खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, वो पूरी दुरंत लाइन पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और वहां से फिर आप गिलगिट बल्टिस्तान से लेके सिंधु प्रदेश में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दो तो गेम ओवर है। और जहां तक बचा पंजाब, ऐसी बात नहीं है कि पंजाब उनके पास रहेगा, वो वापस ले लेंगे एक दिन, वो भी हम। क्या करोगे लेके? नहीं ले लेंगे, हमें लोग नहीं चाहिए, लोगों को उठा के हम फेंक देंगे बाहर। कहाँ फेंकोगे? वो और सब जगह ही बची नहीं। आप कह रहे हो पश्तूनिस्तान तोड़ देंगे, वो अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा, आप बलूचिस्तान तोड़ दोगे। बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया जो उसका पूरा फ्रंट है, वो फ्रंट स्टेबल नहीं रहेगा। ये बात फैक्ट है। अच्छा, जब आप ये देखते हैं कि वो पाकिस्तान को जो ये एम है कि वहाँ पे लिमिट करने का पाकिस्तान आर्मी को, कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, और आपने कहा कि अलकायदा को वो यूज़ कर रही है, तो बियॉन्ड दिस आपको क्या लगता है कि हम जम्मू कश्मीर की भी बहुत बात करते हैं, वहाँ पे भी किस तरीके से हमने पिछले कुछ महीने पहले देखा था कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, बहुत इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आईएसआई का फोकस क्या जम्मू कश्मीर और इंटरनल जो इंडिया में और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का, वो कितना स्कोप आप देख पा रहे हो? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर विल रिमेन द कोर फोकस एरिया। वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को अभी नर्चर किया जा रहा है, वो मटीरियलाइज करेगा आने वाले लंबे समय में। अभी वहाँ पर सिर्फ फोकस ये है कि रेडिकलाइजेशन और ओवरग्राउंड वर्कर्स को नर्चर किया जाए। खासकर कहीं ना कहीं जम्मू पे भी फोकस, जम्मू में फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हिंदू पॉपुलेशन है और वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे अब खेलना चाहते हैं। दूसरा, इसके बाद जो सबसे बड़ा फोकस एरिया रहेगा 2027-28 तक, वहाँ पर मेरा मानना है कि 3 स्पेसिफिक टेरिटरीज हैं, जिसमें साउथ इंडिया में तमिलनाडु एक फोकस एरिया रहेगा, दूसरा उत्तर प्रदेश रहेगा और तीसरा वेस्ट बंगाल रहेगा। तो ये 3 एरियाज पे आईएसआई अभी अपने सारे अटेंशन को लगाएगी।
क्योंकि तमिलनाडु क्यों? तमिलनाडु, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में इस समय आईएसआई को श्रीलंका का एक बेस मिला हुआ है जब से दिसानायके की सरकार आई है वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ से वो एलटीटीई का रिवाइवल करने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए क्या कर रही है कि हाल ही में जितने भी तमिलनाडु के अंदर हिंदू फॉल्ट लाइन्स हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, द्रविडियनिज्म की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आज से 1.5 साल पहले एक इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें आईएसआई का एक हैंडलर है जिसका नाम है जसविंदर सिंह भिंडर, वो बेसिकली वहाँ पर इन्वॉल्व था। तो ही वॉज बेसिकली माइक्रो मैनेजिंग दैट कॉन्फ्रेंस फ्रॉम फिलाडेल्फिया इन यूएस। तो तमिलनाडु विल रिमेन वन ऑफ द एरियाज, और जैसे जैसे ये आप देखोगे कि अभी सेंसस की प्रक्रिया बढ़ेगी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा, उतना आईएसआई इस चीज़ का एडवांटेज उठाकर साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया का गेम वहाँ से खेलना शुरू करेगी। और हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बट बहुत सारे जो बड़े टेररिस्ट हैं जैसे सिमी है और सारी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी बहुत बड़ी गहरी जड़ें हैं साउथ इंडिया में जड़े हैं, क्योंकि देखिए जो इस्लामिस्ट टेररिज्म की, इस्लामिस्ट होम ग्रोन टेररिज्म जिसको हम बेसिकली कहते हैं, वो चाहे इंडियन मुजाहिदीन के फॉर्म में हो या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फॉर्म में हो, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया से ही ओरिजिनेट किया। तो वो साउथ इंडिया में नर्चर करने की फॉल्ट लाइन जो है वो इसीलिए पाई गई क्योंकि वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार के एसेट स्लीपर सेल्स को नर्चर करके रखा हुआ है। तो ये एक्टिवेट होंगे सबसे पहली बात। तो बंगाल और उत्तर प्रदेश खास करके इसलिए बिकॉज इलेक्शंस आर अपकमिंग इन बोथ द स्टेट्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर बंगाल एकदम इमीडिएट इलेक्शन है, फॉलोड बाय दैट विल बी दी उत्तर प्रदेश आफ्टर दैट। तो जाहिर सी बात है कि इन एरियाज में रेडिकलाइजेशन करने का जो काम है, जो उन्होंने संभल में अभी हाल ही में किया, खास करके उत्तर प्रदेश में, और संभल के बाद देन सडनली वी हैड द कुंभ मेला जहाँ पर उन्होंने कोशिश करी जिसमें वो नाकाम रहे। तो ये चीज़ें आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखोगे। और खास करके अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है क्योंकि नेबरिंग इज़ बेसिकली बांग्लादेश, जहाँ पर ऑलरेडी आईएसआई गतिविधियाँ इस प्रकार से कर रही है कि एक इस्लामिक कैलिफेट उस पूरे एरिया में बनाया जाए। तो उस एरिया में इस्लामिक कैलिफेट बनाना, वहाँ पर अगर आप देखो तो 24 परगनास, मालदा, ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सिचुएशन खराब, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस समय सिचुएशन इस प्रकार से खराब है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना जिससे कि बेसिकली और रेडिकलाइजेशन बढ़े और एक कैलिफेट की तरफ जो सिस्टम में ये लोग बार बार प्रमोट कर रहे हैं वो बने, तो ये फॉल्ट लाइंस आईएसआई आने वाले समय में एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे भारत को क्या, मतलब ये 3 फॉल्ट लाइंस आपने बताई हैं और एक उसके अलावा मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो हैंडल कर ही रहे हैं, अभी मणिपुर में लग गया है प्रेसिडेंट्स रूल, बट इन 3 पे अगर फोकस किया जाए तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारे एजेंसीज की और इंटेलिजेंस ग्रुप्स की, क्या करना चाहिए, और पॉलिटिकल क्लास की भी, कि इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इन सब चीज़ों। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे देयर इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब योगी आदित्यनाथ एक ऐसे लीडर नहीं है जो ये प्रकार के नॉनसेंस को टॉलरेट करते हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर बड़े क्लियर हैं कि ये प्रकार की गतिविधियों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। डू यू थिंक कि मतलब अगर इस तरीके की गतिविधियां होंगी तो क्या उनको एक तरीके से एक्सक्यूज के तरीके से यूज़ किया जा सकता है टू सोल्व अ बिगर प्रॉब्लम, कि जो रेडिकलाइजेशन का है और जो बहुत बड़ा, और उसको अगर आग में घी डालने का काम करती है बाहर की एजेंसीज, पाकिस्तान उसको यूज़ करता है, तो उसको आई थिंक हार्ड स्टेप्स लेके उस लार्जर प्रॉब्लम जो है रेडिकलाइजेशन की, उसको भी सोल्व करने का देखो, यूपी में तो ये चीज़ पॉसिबल है, खास करके जब तक एक इस प्रकार की सरकार है जो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती। वो अलग बात है कि वहाँ पर कुछ ऑपोजिशन वॉइसेज हैं जो बड़ा एकदम एक्टिवेट होती हैं तब स्पेसिफिकली जब इन जैसे लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो। वो अलग बात है कि ठीक है, वो उनका एक पालतू वोट बैंक है तो वो उसके बिना एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, और उन लोगों का नाम लिए बिना वो सांस भी नहीं लेते। हमें उनकी परवाह ज़्यादा करनी नहीं, वो नहीं आएंगे कहीं पर भी, उनका कोई स्कोप नहीं है। 2027 में जब भी आप देखेंगे कि यूपी में भी चुनाव होता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आज की डेट में लोग इस मोमेंट पर इस परिस्थिति में हैं कि वो वापस से उस प्रकार के राज में जाना चाहेंगे आफ्टर व्हाट दे हैव सीन इन द लास्ट 10 ईयर्स। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगनास, ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सिचुएशन बहुत वल्नरेबल और वोलेटाइल है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से काउंटर ऑपरेशंस हैं, बांग्लादेश की टेरिटरी में ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग पोस्ट्स हैं जो अभी चल रही हैं, काम हो रहा है।
बट बांग्लादेश की सिचुएशन विल बी अ बिगर ड्राइविंग फैक्टर ऑफ व्हाट विल हैपन इन बंगाल. तो बंगाल सिचुएशन कैन नॉट बी टैकल्ड बाय प्योरली टैकलिंग बंगाल पर से. इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द बांग्लादेश साइड. जहां तक बांग्लादेश की बात है, देखो मोहम्मद यूनुस इस साल के अंत से पहले पहले जाएगा, और जैसे ही वो जाएगा देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, चाहे वहां पर मान लीजिए जो बीएनपी है अगर उसकी गवर्नमेंट भी आती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग यही होगी कि शेख हसीना हैज़ टू बी टेकन बैक विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फॉल्सिफिकेशन ऑफ केसेस ऑन हर. तो वो अंडरस्टैंडिंग के बाद ही बेसिकली ये प्रकार का गेम खेला जाएगा. तो मोहम्मद यूनुस जहाँ तक है ठीक है, उसको चंद दिन का मेहमान है, बैठने तो एंजॉय करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाने वाला है. ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट, वो नहीं रहेगा वहाँ पर. तो बांग्लादेश सिचुएशन रिक्वायर्स ओनली सम स्ट्रेटेजिक पेशेंस. उससे वो नॉर्मलाइज भी होगी और चीज़ें स्मूथन आउट भी होंगी. लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, द प्रॉब्लम हियर इज कि इट्स नॉट जस्ट तमिलनाडु वेयर द प्रॉब्लम इज, बिकॉज व्हेन तमिलनाडु स्पीक्स द इंटायर साउथ इंडिया स्टैंड्स विद तमिलनाडु. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. और अभी तो ये जो कोशिश हो रही है, मैंने देखा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की भी बात हुई है, उन्होंने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी कल या परसों, या आज ही की है, मुझे याद नहीं. तो उन्होंने भी बोला है कि ये गलत बात है कि उनकी सीटें कम होंगी डिलिमिटेशन के बाद, जो कि बोला जा रहा है कि पंजाब की भी शायद बढ़ नहीं रही है ना, तो उनकी 13 है तो शायद 14 हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा. राइट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये सिर्फ धीरे धीरे जो हो रहा है डिलिमिटेशन के खिलाफ जो वॉइसेस हैं, वो केवल तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला ये सभी नहीं खड़े कर रहे हैं. क्योंकि मुझे एक पॉइंट तो लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि घट जाएंगी और बाहर और दूसरी स्टेट्स की बढ़ जाएगी, एक तो बात है कि घटेगी तो किसी की नहीं, इतना तो पॉलिटिकली स्टूपिड नहीं है सरकार की वो किसी की सीट घटा दे, वो तो नहीं होने वाला है. बट देखो घटेगी किसी स्टेट की भी नहीं, हाँ. पर जिस प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए दूसरे स्टेट्स की, उस प्रोपोर्शन में इन स्टेट्स की नहीं बढ़ेगी. दैट इज अ फैक्ट. बिल्कुल. अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट्स हैं, तो वो 39 को हम चेंज करके जो है 139 कर दें, वो तो नहीं होने वाला. राइट. और जहां तक ये बात है कि देखो घटना तो नहीं है, वो तो गुमराह करने की बात है, लोगों को मिसगाइड करने की बात है. एक चीज़ जो मैं इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे पिछले 1-1.25 साल से हम लोग इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, और वो यही है कि जैसे जैसे ये गतिविधि पास आएगी डिलिमिटेशन की, आप इंडिया में सिविल वॉर की सिचुएशन देखोगे, और कुछ लोगों के हित में है ये. लेट्स अंडरस्टैंड दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पीपल आर सेंसिबल टू नो टुडे हु दे आर. उनके हित में है कि इंडिया शुड बी पुश्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर, क्योंकि उससे फिर वो ये चीज़ को जस्टिफाई करने में सक्षम रहेंगे कि देखो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, ये सरकार जो है ये निकम्मी है, इसने देश को जला दिया, ये देश को जलाने वाले लोग हैं, इनकी पूरी राजनीति ही जलाने वालों के ऊपर निर्भर है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि जितना आप ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में पास आओगे और जिस तरीके से ये एक्टिविटी को हम हैंडल करेंगे, दैट विल टू अ लार्ज एक्सटेंट डिसाइड कि हाउ दिस कंट्रीज फेट एंड फ्यूचर इज गोइंग टू बी. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पहले हो जाती तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर टुडे. बट ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 2025 में स्टार्ट होके 26-27 तक एग्जीक्यूट होगी, और फिर इसके बेसिस पे 2029 में जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, तो बिफोर दैट टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ वाटर विल फ्लो ओवर द हेड. बट क्या ये मतलब ये सोचने वाली बात है, पता नहीं कि कितना बीजेपी के भी हित में है डिलिमिटेशन, लाइक पॉलिटिकल इंटरेस्ट. अगर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर इन दो स्टेट्स को लें, अगर 2024 जैसी सिचुएशन होती है, तो अगर डिलिमिटेशन के बेसिस पे अगर हम इवेल्युएट करें सिचुएशन को, तो अगर आपकी ये दो स्टेट्स में परफॉर्मेंस नहीं आया अच्छा, तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली है. देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को एक झूठे आइडिया पर एक बार गुमराह कर सकते हो, बार बार गुमराह नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है, जो नैरेटिव चलाया गया संविधान खतरे में है. बीजेपी 2014 में जब आई तो उसके पास कंप्लीट मेजोरिटी थी, 2019 में भी आई जब कंप्लीट मेजोरिटी थी. 2 टर्म्स जिस सरकार के पास कंप्लीट मेजोरिटी थी, उसने संविधान के साथ क्या किया? क्या उन्होंने संविधान से आरक्षण हटा दिया, संविधान खत्म कर दिया? अब तो चलो उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी नहीं है, पर यह बात आप समझने की कोशिश करो कि जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी तब कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? तो ये जो आपने एक फॉल्सिफाइड कैंपेन बनाया ना, लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि हम पहली बात तो जो है संविधान बचाने के लिए खड़े हैं, संविधान की कॉपी लेके यूं 2 साल के बच्चों की तरह आप घूम रहे हो. आप इस चीज़ों से ना क्या है कि एक लिमिटेड टाइम तक पब्लिक कॉन्शियसनेस को आप टारगेट कर सकते हो.
जनता इतनी बेवकूफ और मूर्ख नहीं है कि आपके ये आर्ग्यूमेंट को अगले 10 साल लेके बैठी रहेगी वो। बट वही है ना, मतलब ये तो एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई इसको इट वर्कड वन टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू नेगेटिव वर्क एवरी टाइम। नैरेटिव बना दिया। हाँ। और एक ये तो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता ही है। बट ओवरऑल अगर आप बात करें कि बैलेंस की बात करें, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के पास डिलिमिटेशन के बाद इतना क्लाउड हो जाएगा कि सिर्फ साउथ के जो लोग हैं वो नहीं कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन, अब तो ये मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल उत्तराखंड के लोग भी बोलना शुरू कर दिए कि हमारी सीट तो प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पावर तो कम ही हो रही है ना। देखो, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं फिर आपको वही कहूँगा कि यूपी और बिहार के लोगों को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो वो गलती एक बार कर बैठे कि वो बार बार करेंगे। आप हाल ही का उदाहरण देखो कि वो लालू प्रसाद का जो एक बेटा है, वो अभी एक पुलिस कांस्टेबल को होली के टाइम पे कह रहा है कि देखो तुम नाचो, हमारे लिए ढुमका लगाओ। मतलब आप 21वीं सदी में रह के आप अभी भी वो माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए हो कि ये लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, आपके बाप की नौकर नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि बिहार के लोग आज की डेट में इतने समझदार हैं कि वो ये चीज़ें देख रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये प्रकार की गतिविधियां जो हुई हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। इसी रीज़न से आप देखिए कि इन लोगों का अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी क्या हालात थे। आप देखेंगे कि इनका अभी जो ये चुनाव होगा बिहार में इवेंचुअली इस साल के एंड में, इसमें भी क्या हालात होगा। तो क्वेश्चन हियर इज कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि न्यूमेरिकल क्लाउड जो है यूपी बिहार का बढ़ेगा, बट ये एक्सपेक्ट करना कि वो न्यूमेरिकल क्लाउड एक्स्ट्रापोलेट होगा 2024 का ही आगे 29 में भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। नहीं मतलब अगर हम वैसे जनरल ट्रेंड्स देखें, बीजेपी परफॉर्म्स बेटर इन अर्बन एरियाज, और इस बार भी अर्बन एरियाज में ही उसको बचाया है। दो स्टेट्स में जहां पे अर्बनाइजेशन उतना नहीं है, उसको इतना हाई प्रपोर्शन दे देना, वो जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, आई डोंट थिंक कि वो उसको उस तरीके से अप्रोच कर। मेरा यही पॉइंट है कि उसको उतने आसानी से हम नहीं कह सकते कि वो बीजेपी को ही हो सकता है वो घाटा भी हो जाए। हो सकता है घाटा भी हो जाए, क्योंकि 2015 में जो बिहार में हुआ, बीजेपी हार और जीत के बीच में हमेशा नीतीश कुमार ही तो फैक्टर रहता है। अगर वो वहां चला जाए तो वो स्वीप कर जाएगा, इधर आ जाए तो ये बच जाते हैं। तो इतना ही तो फर्क है। मेरा जो कहने का मतलब है आपसे वो सिंपल ये है कि जो वॉर ऑफ नरेटिव है, उस वॉर ऑफ नरेटिव में हर एक नरेटिव की एक यूटिलिटी होती है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा जीनियस है वो ये है कि वो हर इलेक्शन में हर एक नए नरेटिव को गढ़ती है और उस नए नरेटिव पे खेलती है। बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि एक नैरेटिव जो हमारा चल गया एक बार वो परमानेंट चलता रहेगा। ये पॉइंट अच्छा है, क्योंकि वो संविधान वाला चल गया, अब तो उसी को पकड़े रहो। इस चीज को लेके समझने की कोशिश कीजिए कि 2024 के चुनाव में आपने लोगों को मूर्ख बनाया कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लोगों ने आपको वोट दिया। अभी भी वही, अगर आप वही किताब लेके घूमते रहो, अगर आप हरियाणा में और महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी वही किताब लेके नोटंकीबाजी करोगे ना, तो आप किताब की तौहीन कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। और इसी रीजन से आप देखो कि तीनों जगह आपके क्या हालात हुए। तो योर थिंग इज कि मतलब कॉन्स्टेंटली आपको देखना पड़ता है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेंज योर नैरेटिव। और आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करो कि जो बीजेपी का नैरेटिव था, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, क्या वो नैरेटिव दिल्ली में देखा आपने? एक भी बार वो शब्द सुना? दिल्ली में नहीं सुना ना। द नैरेटिव इन महाराष्ट्र वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नैरेटिव इन दिल्ली। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दैट पार्टी हैज दिस थॉट प्रोसेस कि उनका नैरेटिव इज डिफरेंट एवरीवेयर। आप अभी बिहार के चुनाव में देखोगे तो उनका नैरेटिव अलग होगा, बंगाल में अगला नैरेटिव अलग होगा। तो ये जो नैरेटिव में वो 2 स्टेप आगे सोचते हैं, ये लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि एक नैरेटिव एक बार काम कर गया तो वो जीवन भर करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ देयर डिक्लाइन। एंड पीपल आर नॉट दैट स्टूपिड कि आपके वो सेम नैरेटिव को बार बार खरीदते रहे। और वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइनली अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो जितनी आबादी उतना हक बोलने वाले जो लोग हैं, वो उनको तो डिलिमिटेशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी आबादी है उतनी ही सीट्स मिल रही हैं, उतना ही हक मिल रहा है लोगों को। तो यूपी बिहार के लोगों का हक है ना, जितनी आबादी है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो जितनी आबादी उतना हक, वो लिटरल सेंस में नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि जितनी आबादी उतना हक, मतलब ये है कि सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, हर हिस्से के सेंसस करा के, जिसको ये सो कॉल्ड कास्ट सेंसस कहते हैं, कास्ट के बेसिस पे पहली बात तो इतना डिवाइड कर दो सोसाइटी को कि उसके बाद जो वर्ग आपके साथ खड़ा है उसको सपोर्ट करो, जो वर्ग आपके खिलाफ है उसको बेसिकली मत सपोर्ट करो, और साथ वाले वर्ग को यूज करके दूसरे वाले के खिलाफ लड़ाई लड़वाओ। तो ये बेसिकली देश को वापस 200 साल पहले वो ब्रिटिश मॉडल पे डिवाइड एंड रूल के लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी के प्रोडक्ट हैं।
दे हैव बीन बॉर्न आउट ऑफ दैट पूरी थिंकिंग ओनली, सो दे कैन नॉट चेंज देयर थॉट प्रोसेस. जो सो कॉल्ड आज की डेट में हम कहते हैं द लिबरल इंडियन क्लास. See, the liberal Indian class was what? It was born out of the British. It was born out of the British outcomes. तो उनका हमेशा से co-opting with the British एजेंडा रहा है. आप आज की डेट में भी देखो कि देयर एजेंडा रिमेन्स द सेम, कि वी विल कंटिन्यू टू डिवाइड, वी विल कंटिन्यू टू. आप सिंपल सी बात बताओ कि वाई वॉज देयर अ नीड टू से बटेंगे तो कटेंगे, वाई वॉज देयर अ नीड टू से कि भाई कास्ट सेंसस इज डिट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी, बिकॉज एक जगह पर देर इज consciousness of the society at large where people are coming together under a national identity, और दूसरी जगह पर इनका काउंटर है कि नहीं, नेशनल आइडेंटिटी छोड़ो, रीजनल भी छोड़ो, कास्ट लेवल पर लाएंगे अब हम आपको. तो सी द पीपल हैव टू डिसाइड एट द एंड. बट ये नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम वापस से अगर मतलब पाकिस्तान पे जाएं और उनकी जो ISI है, उनकी जो एजेंसीज हैं, जो और बाहर की भी और भी कंट्रीज की बात कर लें, उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी यूज करेंगी इन सब नैरेटिव्स को, इन सब फॉल्ट लाइंस को भारत के खिलाफ. आपको मैंने यही चीज अभी बोली कि 2025, 26, 27 आर नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ टाइम्स फॉर आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देसी और विदेशी ताकतें दोनों मिलकर देश को एक सिविल वॉर की सिचुएशन में लेके जाना चाहती हैं. आप डोमेस्टिक लेवल पर जितना ये फॉल्ट लाइन को उजागर करोगे, नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी वर्सेस तमिल, या फॉर दैट मैटर डिलिमिटेशन अस वर्सेस देम, आप सिर्फ एक प्लेट पे फॉर्डर क्रिएट करके अपने एडवर्सरी को दे रहे हो कि देख भाई ये फॉल्ट लाइन है, ले एक्सप्लॉइट कर. बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम एक जो सबसे ताकतवर, जब सबसे फाइनेंशियली सबसे पावरफुल जो इनका फंडिंग का सोर्स था अब वो चला गया है, जो कि US था. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कम से कम अब 2028 तक वो एक इनका जो पाइपलाइन था वो कट हो गया है. मैं कॉशियस कर रहने के लिए बोलूंगा आपको, डोंट टेक दी अमेरिकन्स लाइटली. अमेरिकन्स की सोच नीच है. अमेरिकन्स चाहे जैसे मर्जी हो, उनकी सोच नहीं बदल सकती. अमेरिकन्स की, लेकिन अभी वो वाले जो अमेरिकन्स हैं वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में इतने नहीं. आप अगर इस मिसकंसेप्शन में हो कि US एड खत्म हो जाएगा, US एड के डिसमेंटल होने के बाद इंडिया में इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी, वेट फॉर द स्टारलिंक टू कम एंड सी दैट हाउ स्टारलिंक विल बिकम द नेक्स्ट US एड फॉर इंडिया. आप अभी सिर्फ स्टारलिंक को आने दो, उसके बाद जो स्टारलिंक के थ्रू तबाही होगी ना, क्योंकि आप एक चीज को समझो, मैं फिर एक पॉइंट लास्ट में बस यही बोलूंगा कि स्टारलिंक इंडिया में आएगा, इंडिया में सिविल वॉर होगी, यूनियन गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाने के लिए बोलेगी, सिविल वॉर के प्रोटेस्टर स्टारलिंक का प्रयोग करके सिविल वॉर को बढ़ावा देंगे. आप इस गेम को समझो, गेम आगे आसान नहीं है. तो ये कहना कि अमेरिकन, तो टेक्नोलॉजी का भी एक तरीके से एडवांसमेंट है ना. आप जैसे व्हाट्सएप को भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डीप स्टेट का वो एक वो है कि आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते. नहीं. आप सिंपल सी बात देखो कि स्टारलिंक का ये एप्लीकेशन बना जो था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसको यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है. हाँ, यूक्रेन में जब इनिशियली स्टारलिंक यूक्रेन के पास था तो यूक्रेन के पास एज था, लेकिन जैसे ही रशिया ने स्टारलिंक के सेटअप्स को इलीगली खरीदा, उसके बाद रशियन आर्मी ने पूरा गेम यूक्रेन के खिलाफ पलट दिया. और बार बार अमेरिका की गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एलन मस्क के साथ अनबन क्यों हुई? अनबन इसलिए हुई सिर्फ एक रीजन से कि जब एलन मस्क इनिशियली हेल्प कर रहा था यूक्रेन को, तब तक वो अच्छा था. जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क को बोला कि यार जो रशिया के हाथ में टर्मिनल्स हैं, आप उन टर्मिनल्स को स्विच ऑफ करो ना अपने यहाँ बैकएंड से, उसने मना कर दिया. वो कहता है कि भाई आई कैन नॉट स्विच ऑफ, क्योंकि वो टर्मिनल एक जगह पर नहीं है, वो वायरलेस टर्मिनल है, वो आपके मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है. मतलब आप उसको लेके रशिया के बॉर्डर पे आ रहे हो, यूक्रेन के अंदर आ रहे हो, यूक्रेन से फिर आप अगले दिन सुबह वापस जा रहे हो. मुझे नहीं पता कि वो कौन है. बट डेटा जो है जैसे स्टारलिंक का जो जियो और एयरटेल के थ्रू यहाँ पे आएगा, तो वो तो इंडिया के सर्वर्स पे रहेगा. नहीं तो रहेगा. अगर यही तो आपका असम्पशन है कि वो रहेगा. अभी ये तो डील वर्कआउट नहीं हुई है कि डेटा किसके पास रहेगा. तभी तो उन्होंने जियो और एयरटेल के साथ किया है. जियो और एयरटेल के साथ करने का मतलब ये नहीं है कि डेटा इंडिया के पास रहेगा और इंडिया के सर्वर्स पे रहेगा. ये तो डील के किसी भी एस्पेक्ट में अभी तक लिखा ही नहीं है. ये गवर्नमेंट का कंटेंशन, डील अभी देखी भी नहीं है. नहीं, ये तो गवर्नमेंट का कंटेंशन है कि आप डेटा को इंडिया में रखोगे. सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर आज की डेट में जियो का या एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस यूज करके स्टारलिंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो वो स्टारलिंक का सारा डेटा सैटेलाइट पे जा रहा है, और वो सैटेलाइट का सारा डेटा का बैकएंड ऑपरेशन जो है वो यूएस में. वो आज की डेट में डेटा आपके पास इंडिया में नहीं है. द क्वेश्चन इज कि विल दैट डेटा व्हेन इट गोज टू द सैटेलाइट विल डायरेक्टली गो टू द यूएस सेंटर, और विल द इंडियन अथॉरिटीज ऑल्सो हैव द एक्सेस टू इट? ये वर्कआउट नहीं हुआ अभी तक. तो देर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स विच आर येट टू कम. बट द फैक्ट इज कि
ये कहना कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं कहूंगा कि मतलब ये in a misconception- हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेंस जो हो सकता है कि दूसरी तरीके से देखो स्टारलिंक, empower मेरा हो मानना जाए। सिर्फ एक सिंपल है, स्टारलिंक इज अ वेपनाइज्ड टूल, तो लेट्स नॉट लुक एट इट एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट्स अ वेपनाइज्ड टूल ऑफ द बट आई अमेरिकन्स। थिंक नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वाज हैपनिंग अंडर बाइडेन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन। 100%। वो तो टारगेट बा- करके बा- फाइनेंस कर रहे थे चीजों को। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो चलिए ठीक है, वो तो एक मतलब उन्होंने जिस प्रकार का लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बनाया हुआ था, वो इकोसिस्टम टूट चुका है, बट एक्सपेक्टिंग कि उसकी जगह पर कुछ नया सब्स्टिट्यूट नहीं नहीं है, आएगा। हाँ हाँ वो गलत है। हाँ बिल्कुल। और आज की डेट में अमेरिका को जितने भी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन इंडिया में अराइज अगर करती हैं, तो ये मत भूलिएगा कि वो उसके हित में है सपोर्ट करना, क्योंकि उतनों को ही वो आर्म ट्विस्ट करके आज की डेट में इंडिया से बिजनेस ले उतना ही सकता है। F-35 बेच पाएगा। एग्जैक्टली, तो उसको सिर्फ यही करना है, कल को अगर सिविल वॉर सिचुएशन होगी तो वो और प्रोवोक करेगा कि देखो F-35 लो आप। हम्म, तो ये चीजें हैं, हमें अमेरिका को बेसिकली आप समझिए वो देश नीच है, तो जब तक आप उसको उस नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक आप चीज को समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज एक होता है कि अमेरिका की दलाली करना, जैसे आज की डेट में आप यूट्यूब पे देखो कि अमेरिका F-35 बेच रहा है, तो कई यूट्यूबर्स खड़े होकर मतलब सेल बॉय बन गए वहां पे कि नहीं 35 हमें खरीद लेना चाहिए। अरे तुम्हें किकबैक मिल रही है क्या? तो ये चीजों को समझना आवश्यक है हमारे लिए। चलिए सर, होपफुली चीजें अच्छी होंगी, बट अगले बिल्कुल 2-3 साल बहुत आसान नहीं होंगे। राइट, डेफिनेटली, और बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जिस पे सरकार को फोकस करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। एंड हम मिलते रहेंगे, बात Sure, करते sure, रहेंगे। बिल्कुल जी। अभी काफी चीजें हैं, काफी डेवलपमेंट्स हैं जो होने वाले हैं, राइट, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।